नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि करेंगे। यह कक्षा 8वीं की कविता है जो पहला पाठ है। आइए अब हम इस कविता के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित यह कविता ध्वनि ध्वनि अर्थात आवाज, यानी ऐसी आवाजें जो हमारे अपने आसपास सुनाई देती हैं, वो सब ध्वनि कहलाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि की विशेषता यह होती है कि वे अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन करते हैं, लेकिन प्रकृति के वर्णन के साथ साथ वे अपनी कविताओं में एक गूढ़ रहस्य भी छुपाकर रखते हैं। किसी भी छायावादी कवि की कविता से आपको तुरंत ही कविता के गूढ़ अर्थ के बारे में अंदाजा नहीं होगा। जब आप उस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको गूढ़ अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे, तभी उन कविताओं का सही अर्थ स्पष्ट हो पाता है। यदि हम इस कविता की बात करें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है, निराला जी ने इसमें वसंत का प्रयोग किया है। वसंत ऋतु आप सभी जानते हैं, पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु मानी जाती है जिसमें हर पेड़ पौधे पर एक नई बहार आ जाती है। एक ऐसी बहार जिसमें नई नई कोमल पत्तियां खिलती हैं, उसके ऊपर कलियां आती हैं जो कलियां बाद में फूलों का रूप लेती हैं। उन फूलों पर तितलियां मंडराती हैं, भंवरे मंडराते हैं और चारों तरफ प्रकृति का जो वातावरण होता है वसंत ऋतु में, वो एक मनमोहक वातावरण होता है। इस मनमोहक वातावरण से हर किसी का मन जो है वो प्रसन्न रहता है। कवि ने अपनी कविता में इसी वसंत ऋतु का वर्णन किया है, लेकिन इस वसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने अपने यौवन काल से जोड़ा है। अर्थात जब वे ये कहते हैं कि उनके जीवन में वसंत का आगमन हो रहा है, तो उसका अर्थ है कि वे युवावस्था में आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर वसंत का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इस कविता में कवि ने युवा शक्ति को प्रेरित करने का प्रयास भी किया है। युवा शक्ति जो हमारी भावी संपत्ति को आगे बढ़ाएगी, जो हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएगी, उस युवा पीढ़ी को कवि ने इस कविता में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। कवि यहाँ पर यह भी कहना चाहते हैं कि जब तक युवा पीढ़ी लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक वे एक निरंतर अपने स्थापित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो आइए अब इस कविता के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। यह कविता ध्वनि कवि के अंतर्मन से आ रही है, अर्थात कवि ने इसमें अपने मन में आ रहे विचारों को उजागर किया है। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अर्थात क्या लेकर चलेंगे हम यहाँ पर? मृत्यु। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में मृत्यु इतनी आसानी से नहीं आ सकती, अभी नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, और यहाँ पर वसंत का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। कारण क्या है? कि मेरे जीवन में अभी अभी कोमल वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात मैं अभी अभी युवा अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं। इसलिए अभी ना होगा मेरा अंत। इसलिए अभी इस समय या थोड़े समय के लिए मेरा अंत नहीं हो सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि अभी मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ एक नया और मधुर वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में यौवन के आने पर एक नई उमंग, नए नए विचार मेरे मन में उत्पन्न होने लगे हैं। तो आइए अब हम दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात
पात का अर्थ क्या होता है? पत्ते। पात का अर्थ है पत्ते। अब यहाँ पर कवि वसंत ऋतु के माध्यम से अपने जीवन में आए यौवन का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं हरे हरे ये पात, कि वसंत ऋतु के आगमन पर, वसंत ऋतु के आने पर चारों ओर हरे हरे पत्ते आ गए हैं। डालियां कलियां कोमल गात, गात का अर्थ क्या होता है? शरीर। और पेड़ों के शरीर पर, पेड़ पौधों के शरीर पर नई नई डालियां आ गई हैं, नई कलियां आ गए हैं और कोमल कोमल पत्ते उनके शरीर को चारों ओर से ढक रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में यौवन का, युवा अवस्था का आरंभ हो गया है और इसलिए उनके मन में तरह तरह के विचार और धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये विचार और धारणाएं उन्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब कवि आगे कहते हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न यानी सपना, और मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। कर का अर्थ है हाथ। अब कवि कहते हैं कि मेरे मन में नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं इन विचारों पर, इन सपनों रूपी विचारों पर अपना कोमल हाथ उनके ऊपर फेरूंगा। जितने स्वप्न, जितने नए सपने युवावस्था आने पर कवि के मन में आ रहे हैं, जितने नए विचार आ रहे हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं कि उन सभी पर वे अपने कोमल हाथ को फेरेंगे, अर्थात तभी वे उनको एक नई दिशा प्रदान करेंगे। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित होता है सोई हुई, कि जो सोई हुई कलियां हैं या जो सोए हुए मेरे विचार हैं, उन विचारों पर मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोमल कोमल हाथ फेरूंगा, ताकि मैं उन सभी सपनों को अपने जीवन में प्राप्त कर पाऊं। कवि के जीवन का सपना क्या है? कवि के जीवन का सपना है कि जितने विचार उनमें आ रहे हैं, उन विचारों के माध्यम से वे अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। ये उनका एक मुख्य विचार है, मुख्य सपना है, जो युवा अवस्था में उनके मन में आने लगा था। अब आगे वो क्या कहते हैं? जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का अर्थ होता है सवेरा या सुबह। मनोहर का अर्थ क्या होता है? मन, मन है प्लस हर, मन को हरने वाला, अर्थात सुंदर। अब कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जब मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करूंगा, जब मैं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, तब उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि चारों तरफ एक नए सवेरा, नया और सुंदर सवेरे का जन्म होगा, क्योंकि सारी युवा पीढ़ी अपने अपने कार्यों को ध्यान पूर्वक करने लगेगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ेगी, और जैसे जैसे युवा पीढ़ी अपने कार्यों को आगे की ओर बढ़ाएगी, अपने प्रयत्नों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लेकर जाएगी, वैसे वैसे कवि के सपना पूरा होता जाएगा और कवि ने अपने जीवन में जो सपना देखा है वो पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम अपनी कविता का अंतिम पद्यांश करते हैं, जिसमें कवि कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं। पुष्प अर्थात फूल, लेकिन कवि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर फूल का वर्णन नहीं कर रहा है, वह बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी की। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रा अर्थात नींद, आलस यानी आलस्य। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से प्रत्येक फूल से, प्रत्येक युवक से नींद और आलस्य को बाहर खींच लूंगा, ताकि वे अपने सपनों को पाने का पूरा प्रयास कर सके और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से
युवकों में एक नए जीवन का, नवजीवन अर्थात एक नए जीवन का संचार करूंगा और अपने विचारों से उत्पन्न अमृत उन सभी में भर दूंगा ताकि वे एक नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी मंजिल को पा सके। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। कवि कहते हैं कि मैं उन युवकों को सफलता का एक नया मार्ग, एक नया द्वार दिखाऊंगा ताकि वे उस पथ पर चलकर अपने जीवन को सफल कर सके। है मेरे वे जहां अनंत। अनंत का अर्थ क्या होता है? भगवान, या जिसका कभी अंत ना हो। लेकिन कवि ने यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि जब मैं इतने अच्छे कार्य कर लूंगा, जब मैं इन युवकों को एक नई दिशा दिखा दूंगा, उन्हें नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दूंगा, तब मैं अपने सारे इन अच्छे कार्यों को अपने भगवान को समर्पित कर दूंगा। अभी ना होगा मेरा मन अंत। इसलिए कवि अंत में फिर से कहते हैं कि जब तक मैं इन युवकों को नए कार्यों को करने के लिए, नए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर लेता, उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर देता, तब तक मेरे जीवन का अंत संभव नहीं है। इस पूरी कविता में कवि ने वसंत ऋतु, यानी जैसे एक नई ऋतु का आगमन होता है, चारों तरफ नया वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार से वसंत, जब यौवन का आगमन मनुष्य के जीवन में होता है, मनुष्य जब जवान होता है, तब उसमें नए नए विचार जो उत्पन्न होते हैं, उनका अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन इस कविता में किया है। आशा है कि ये पूरी कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।